नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी इजी कोड में। आज हम पार्ट 5th को देखेंगे। ईवीएस का जो हमारा पीवाईक्यूज का सीरीज चल रहा था उसके पार्ट 5th को देखेंगे, ठीक है। इसके पहले हमने ऑलरेडी 4 पार्ट को अपलोड कर रखा है इस पे, और इसके अलावा हमने वेरियस लेक्चर्स को ले रखा है, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, मेडिवल हिस्ट्री हो गया, और फिर मॉडर्न के सारे पीवाईक्यूज हमने काफ़ी डिटेल वे में डिस्कस किया है। उसके बाद पॉलिटी के 2011 से लेकर 2024 तक हमने पूरे पीवाईक्यूज को डिस्कस किया है काफ़ी डिटेल वे में, ठीक है। अगर अभी तक आपने उन सब वीडियोस को नहीं देखा तो आई वुड सजेस्ट कि आप जाइए उसको देखिए, काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन इंडिया यूज ऑफ कार्बोफ्यूरान, मिथाइल पैराथियोन, फोरेट एंड ट्रियाजोफोर्स इज viewed with these chemical are used as। मतलब बोल रहा है कि ये सारे जो केमिकल नाम दिए गए हैं ये किस में यूज होता है, ठीक है, किसके लिए यूज होता है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, स्टेटमेंट बेसिकली हमें इससे बताना है इसमें से इस केमिकल्स का यूज किस में यूज होता है। क्या हुआ है? मॉइस्चराइजिंग एजेंट्स ऑफ कॉस्मेटिक में यूज होता है, एज ए फूड रिपनिंग एजेंट्स यूज होता है, प्रिजर्वेटिव इन फूड प्रोसेस फूड में यूज होता है, या फिर पेस्टिसाइड इन एग्रीकल्चर में यूज होता है। आप बताओ किस में यूज होता है। देखो, कार्बोफ्यूरॉन हो गया, मिथाइल पैराथियोन हो गया, ठीक है। जब आप फोरेट पढ़ते हो ना, फोरेट, तो हमें जनरली दिमाग में आता है कि यह एक पेस्टिसाइड है, ठीक है। तो इसे हम बेसिकली किस में यूज करते हैं? पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर, ठीक है। क्या है? ये सारे जो केमिकल्स दिए हुए हैं बेसिकली ये सारे पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो आंसर सही है, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये सारे केमिकल कार्बोफ्यूरॉन हो गया, मिथाइल पैराथियोन हो गया, क्या है? पेस्टिसाइड्स हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड्स है। अब जब हम पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड में डिफरेंसेस को देखते हो तो जो इंसेक्टिसाइड्स होता है ना, वो फोकस किस पे करता है? जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनको मारने पे, ठीक है। बेसिकली इंसेक्ट्स को किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स का यूज होता है। और पेस्टिसाइड्स क्या होता है? पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है जो फंगस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, प्लांट्स डिजीज हो गया, इस सबको किल करने के लिए बेसिकली इसका यूज होता है पेस्टिसाइड। फंगस हो गया, इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, प्लांट डिजीज हो गया, उसको खत्म करने के लिए किया जाता है। और इंसेक्टिसाइड को किसके करने के लिए? इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जो अदर भी कैटेगरीज ऑफ केमिकल्स यूज होते हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है? इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म पायरोलाइसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेंशन्ड, ठीक है। बोल रहा है जो पायरोलाइसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन है वो मतलब किस लिए बेसिकली यूज किया जाता है। क्या यह रेयर अर्थ जो एलिमेंट्स होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज होता है? क्या नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी है ये? हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड ऑटोमोबाइल्स है ये? या फिर वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज है? क्या है बताओ। देखो, पायरोलाइसिस क्या होता है? पायरोलाइसिस में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो सॉलिड फ्यूल्स होते हैं ना, सॉलिड फ्यूल मतलब जैसे बायोमास फ्यूल होगा बेसिकली, उसको हम क्या करते हैं? थर्मली डिग्रेड करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? थर्मली डिग्रेड करते हैं। काफ़ी ज़्यादा हीट को प्रोवाइड करा के जितने भी बायोमास बेसिकली फ्यूल्स होते हैं उसको हम थर्मली डिग्रेड करके कहीं ना कहीं एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जितने भी बायोमास बेसिकली फ्यूल्स हैं उसको हम थर्मली डिग्रेड करके एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और ये भी ध्यान रहे, इसमें जो ऑक्सीजन होता है वह अब्सेंस होता है, ठीक है, प्रेजेंट नहीं होता ऑक्सीजन। हीट काफ़ी ज़्यादा होता है, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हम जो ये सारी प्रोसेस को करते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी, ठीक है, वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी, जिसमें बेसिकली पायरोलाइसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन को यूज करते हैं। आइए एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। देखो, पायरोलाइसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन आर एसोसिएटेड विद किससे? वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज, ठीक है। पायरोलाइसिस क्या होता है? देखो, एक प्रोसेस है, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ब्रॉड बाय हीट, ठीक है। उसको केमिकली डिकम्पोज किया जाता है जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा हीट को प्रोड्यूस करके, ठीक है। इन दिस प्रोसेस क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर जो होता है ना, हीटेड, उसे हीट किया जाता है किसके एब्सेंस में? एयर के एब्सेंस में, until the molecule thermally break down to become a gas comprising small molecules known and collectively as syngas। मतलब क्या है? बेसिकली इसको हीट किया जाता है जब तक वो जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब ऑर्गेनिक वेस्ट का, या फिर आप बोल सकते हो बायोमास फ्यूल है उसका, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको मॉलिक्यूल्स को थर्मली ब्रेक डाउन ना कर दे पूरे अच्छे तरीके से, ठीक है। और जो गैसेज होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं पायरोलाइसिस से, वो मेनली क्या क्या होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है।
कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोकार्बन्स होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको याद रखे रहना, ठीक है। क्या होता है कि यूपीएससी पूछ लेता है ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन कि अगर हम पैरालाइसिस कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी गैसेज रिलीज होती हैं। तो क्या होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया एंड नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, व्हाई देयर इज अ ग्रेट कंसर्न अबाउट माइक्रोवीड्स। मतलब माइक्रोवेव्स जो हैं उसका क्यों इतना ज़्यादा कंसर्न देखा गया है, दैट आर रिलीज इनटू द इन्वायरमेंट, जो कि इन्वायरमेंट में रिलीज होता है। यहाँ पे ऑप्शन से रखा है, देखो, दे आर ऑफन फाउंड टू बी यूज्ड एज फूड एडल्ट्रेंट्स, दे आर स्मॉल इनफ टू be absorbed by the crop plants in irrigating fields, they are considered to cause skin cancer in children। फिर उसके बाद क्या है, they are considered harmful to marine ecosystem। देखो माइक्रोबीट क्या होते हैं, माइक्रोबीट एक सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, बेसिकली सॉलिड प्लास्टिक पार्टिकल, ठीक है। सॉलिड प्लास्टिक पार्टिकल्स होते हैं जिनकी अगर साइज देखें तो हमें देखने को मिलता है लेस देन 1 मिलीमीटर, ठीक है। लेस देन 1 मिलीमीटर होता है इनका साइज अगर देखें तो इसकी वजह से क्या होता है, जनरली इसे यूज किया जाता है पॉलीथीन वगैरह बनाने में, ठीक है। जिसकी वजह से इसका जब इसको कहीं ना कहीं ओशियन वगैरह में आते हैं या फिर जितने भी सीज वगैरह में जब ये आते हैं, डिस्कार्ड किए जाते हैं इन सभी प्रोडक्ट्स का, तो इससे मरीन इकोसिस्टम को काफ़ी ज़्यादा हार्म होता है। तो उसके रिस्पेक्ट में आया, काफ़ी न्यूज़ में था उस टाइम पे अगर हम देखें तो, इसकी वजह से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो ये करंट ओरिएंटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पहले इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। माइक्रोवेव हार्मफुल टू मरीन इकोसिस्टम, ठीक है। अगर माइक्रोवेव्स की बात करें तो ये क्या होता है, सॉलिड प्लास्टिक पार्टिकल्स होता है जिसकी साइज अगर देखें तो लेस देन 1 मिलीमीटर होता है इन दियर लार्जेस्ट डायमेंशन। 1 मिलीमीटर उसका लार्जेस्ट डायमेंशन होता है, ठीक है, उससे कम ही होता है। अगर देखें तो मोस्ट फ्रिक्वेंटली मेड ऑफ किसका बना होता है, पॉलीथीन का, बट इट कैन बी ऑफ अदर पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक्स हो गए सच एज पॉलीप्रोपिलीन हो गया, ठीक है, पॉली स्टाइरिलीन हो गया। तो ये सारी केमिकल्स भी कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूडेड होते हैं, ठीक। अगर देखें तो यूज किस में होता है, एक्सफोलिएटिंग पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, जैसे क्या होगा, टूथपेस्ट हो गया, एंड इन बायोमेडिकल्स एंड हेल्थ साइंस रिसर्च, इसको आप याद रख रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट है। जो BIS है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा इसे क्लासिफाइड किया गया है एज अनसेफ फॉर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, ठीक है। माइक्रोबिट्स जो होते हैं बेसिकली उसे अनसेफ माना गया है, किसके द्वारा, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द डिपॉजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट्स। मीथेन हाइड्रेट्स का जो डिपॉजिट है उसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है और बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। पहला क्या बोला है, ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दीज डिपॉजिट्स। जो ये डिपॉजिट्स बोला गया है बेसिकली मीथेन हाइड्रेट्स का, अगर ग्लोबल वार्मिंग होता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, मीथेन गैस रिलीज हो सकती है, जी पॉसिबल है। क्योंकि जो हमारा जो आर्कटिक बेसिकली रीजन है वहाँ पे मीथेन जो हाइड्रेट्स है उसका डिपॉजिट सिग्निफिकेंट लेवल पे देखा गया है, ठीक है। अगर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो कहीं ना कहीं जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होंगे, मेल्ट होने की वजह से क्या होगा, जो मीथेन गैस है वह रिलीज होगा। अब देखो, लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट्स आर फाउंड इन कहाँ पे, आर्कटिक टुंड्रा अंडर द सी फ्लोर, ठीक है। आर्कटिक टुंड्रा में देखा गया है और अंडर द सी फ्लोर दोनों जगह पे देखा गया। अगर ग्लोबल वार्मिंग होता है तो कहीं ना कहीं ग्लेशियर्स मेल्ट होंगे और एयर रिलीज होगा। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। देखो, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, ठीक है। मीथेन इन एटमॉस्फेयर ऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डिकेड्स और टू, ठीक है। मतलब 1 से 2 डिकेड में क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में मीथेन है वह किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। देखो, owing to the melting of ice global warming might trigger the release of क्या, मीथेन गैस, ठीक है। मीथेन गैस कहीं ना कहीं रिलीज करने में काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकता है जो ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है। कहाँ से, फ्रॉम द दीज डिपॉजिट्स हैविंग ए सिग्निफिकेंट ऑफ इन द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सेडिमेंट्स और जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं अंटिल द ब्लो आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट have the temperature and pressure condition suitable for the formation and stability of methane hydrates, ठीक है। जो बेसिकली क्या है कि जो सेडिमेंट्री और सेडिमेंट्री रॉक्स है ना, सेडिमेंट्स और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं कहाँ पे, बिलो द आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट, जो आर्कटिक रीजन है, जो उसके नीचे वाला रीजन है बेसिकली, आर्कटिक के नीचे वाला, वहाँ पे अगर टेम्परेचर और प्रेशर देखें तो कहीं ना कहीं सूटेबल एक
कंडीशन प्रोवाइड कराता है किसको फॉर्मेशन के लिए, मीथेन हाइड्रेट के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। अगर ये सारी ग्लोबल वार्मिंग होता है तो उसमें मेल्ट देखा जाएगा जिसकी वजह से मीथेन रिलीज हो सकता है, ठीक है। जनरली देखें तो मीथेन को हम शॉर्ट लिव को कहीं ना कहीं कंसिडर करते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर पे काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए रहता है, ठीक है। कुछ टाइम बाद और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मीथेन के ऑक्साइड हो जाते हैं टू वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। किस में वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये भी पूछ सकता है डायरेक्ट। मीथेन किस में ऑक्सीडाइज होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। किसके कितने साल में, विद इन ए डेकेड और सो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द above आर रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ क्रॉप्स एंड बायोमास रेसिड्यू। जब हम क्रॉप को बर्न करते हैं या फिर बायोमास जो रेसिड्यू होते हैं, बायोमास रेसिड्यू होगा जैसे वुड हो गया, ठीक। क्रॉप रेसिड्यू भी बायोमास रेसिड्यू में आता है। तो इस सब चीज़ों को जब हम बर्न करते हैं तो कौन कौन सी गैसें रिलीज होती हैं एटमॉस्फेयर में, यही क्वेश्चन पूछा है। कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन हो गया, ओजोन हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया। जी हाँ, चारों रिलीज होती हैं। जब हम क्रॉप और बायोमास रेसिड्यू को बर्न करते हैं तो चारों गैसेज रिलीज होती हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर नंबर डी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, ठीक है। ऑल द गिवन गैसेज आर रिजल्ट ऑफ स्टेबल बर्निंग। जब स्टेबल बर्निंग होता है सारे गैसेज उसमें से निकलते हैं, ठीक है। ये दिल्ली में जो पॉल्यूशन होता है ना, उसके उसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था कि जो हरियाणा में, पंजाब में स्टेबल बर्निंग हो रहा है, उसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है, वो ये सारी रीजन से, ठीक है। तो इसकी वजह से क्वेश्चन पूछा था। बर्निंग स्टेबल जिसे हम पराली बोलते हैं, कहाँ पे, वेस्टर्न यूपी में, फिर उसके बाद जो दिल्ली के नियर बाई एरियाज में होते हैं वहाँ पे पराली बोलते हैं। क्या है, प्रोसेस है रिमूविंग क्रॉप रेसिड्यू फ्रॉम द फील्ड, ठीक है। क्या करते हैं, उसको जला के जो क्रॉप रेसिड्यू वहाँ पे बचा रहता है उसको कहीं ना कहीं वहाँ से रिमूव करते हैं, जिसकी वजह से देखो क्या होता है, जो केचुए वगैरह नहीं होते खेत में वो भी मर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं फर्टिलिटी भी कहीं डिग्रेड कर जाती है, अगर हम जो स्टेबल बर्निंग है उसको प्रमोट करते हैं तो। जनरली कहाँ देखा जाता है, हरियाणा में, पंजाब में, ठीक है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ सीरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक एंड इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल्स इनटू एटमॉस्फेयर। मतलब क्या है, पूछ रहा है कि जो सीरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक है और जो इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल्स है, किसमें, एटमॉस्फेयर में, किसमें, स्ट्रेटोस्फेयर में, वो किस लिए यूज किया जाता है, ठीक है। देखो जितने भी ये हैं, सीरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक, इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल, या जियो इंजीनियरिंग टेक्निक है टू रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। जियो इंजीनियरिंग टेक्निक है किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। देखो जितने भी जियो इंजीनियरिंग टेक्निक टू यूज ग्लोबल वार्मिंग, टू यूज फॉर रिड्यूसिंग ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। देयर इज ए रिन्यूड इंटरेस्ट इन टू डोमिनेंट मेथड ऑफ जियो इंजीनियरिंग, जैसे स्टेरोस्फेरिक सल्फेट एरोसोल हो गया, increase and serious cloud thinning aim to reduce global warming and precipitate rate to pre-industrial level, ठीक है। देखो जो स्टेरोस्फेयर में इसको इंजेक्ट किया जाता है सल्फेट एरोसोल पार्टिकल्स को, तो इसके लिए यूज किया जाता है टू ब्लॉक सम ऑफ द सन्स रेज एंड पॉसिबली कूल द प्लैनेट, ठीक है। इसलिए इंजेक्ट किया जाता है, जो सन के रेज आ रहे हैं ना डायरेक्टली अर्थ पे पड़ रहे हैं, उसको रोका जाए, और जिसकी वजह से क्या होगा, अर्थ थोड़ा सा कूल होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूछ रहा है, हमें करेक्ट बताना है इसमें से, ठीक है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर करो, एग्रीकल्चर सॉइल रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू एनवायरनमेंट। क्या बोल रहा है, जो एग्रीकल्चर सॉइल होते हैं जहाँ पे बेसिकली हम एग्रीकल्चर की कृषि करते हैं, वहाँ वहाँ के जो सॉइल्स होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कहाँ पे, इन्वायरमेंट पे। जी हाँ, हमारा सही है। कैटल रिलीज अमोनिया इनटू द इन्वायरमेंट, देखो ये भी हमारा सही है। कैटल कहीं ना कहीं अमोनिया को रिलीज करता है इन्वायरमेंट में, और ये अकाउंट करता है कितना, 80% लगभग, समझ सकते हो, काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल पे कहीं ना कहीं करता है। पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीज क्या, रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपोनेंट्स इनटू इन्वायरमेंट, ठीक है। बोला पोल्ट्री इंडस्ट्री रिलीज करता है क्या, रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपोनेंट्स इनटू द इन्वायरमेंट, ठीक है। हमारा ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखें तो डी विल बी द राइट आंसर। देखो एग्रीकल्चर सॉइल क्या करता है, लार्जेस्ट सिंगल सोर्स है आपकी इसका नाइट्रस ऑक्साइड का इमिशन का। बेसिकली जो नाइट्रस ऑक्साइड का इमिशन होता है, एग्रीकल्चर जो सॉइल है वो लार्जेस्ट सोर्स है, ठीक है। कैटल क्या करता है, अकाउंट करता है लगभग 80% अमोनिया प्रोडक्शन,
वहीं अगर हम देखें स्टेटमेंट थर्ड, पोल्ट्री इंडस्ट्री क्या है, रिकॉर्ड द एक्सक्रिएशन ऑफ रिएक्टिव नाइट्रोजन कंपाउंड्स ऑफ 0.415 टन्स इन 2016 में, ठीक है। तो काफ़ी सिग्निफिकेंट में ये सारी चीज़ें रिलीज किया जाता है इन सब चीज़ों के द्वारा, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रपोजल ऑफ यूज ऑफ हाइड्रोजन इनरिच्ड सीएनजी, यस सीएनजी जिसे हम बोलते हैं, एज ए फ्यूल फॉर बसेज इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें स्टेटमेंट दे रखा है, इसको कंसीडर करना है, ठीक है। बोल रहा है कि जो हाइड्रोजन सीएनजी है बेसिकली, उसका प्रपोजल दिया गया है कि उसे हम बसेज में यूज कर सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, ठीक है। तो उसको हमें कंसीडर करना। देखो क्या दे रखा है, द मेन एडवांटेज ऑफ यूज ऑफ एस सी एन जी इज इलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इमिशन। इलिमिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, समझ रहे हो? मतलब ये बोल रहा है कि ये कंप्लीटली कहीं ना कहीं इलिमिनेट कर देगा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो यार, पूरी तरह से तो नहीं कर पाता है, लगभग 70%, आप बोल सकते हैं 80%, बट पूरी तरीके से नहीं कर पाता, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। यस सीएनजी एज ए फ्यूल रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन। देखो हाँ, रिड्यूस करता है, क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन इमिशन। अगर प्रपोजल दिया गया है कि एस सीएनजी को यूज करना, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं हाइड्रो कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है, हाइड्रोकार्बन को इमिशन को रिड्यूस करता है, ठीक है। तो हमारा स्टेटमेंट होगा बी विल बी द राइट आंसर। सी क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन अप टू 1/5 ऑफ बाई वॉल्यूम कैन बी बेंडेड विद सीएनजी एज ए फ्यूल फॉर बसेस। हाइड्रोजन अप टू 1/5, मतलब जो हाइड्रोजन है वो 1/5 किसके साथ बेंड किया जा सकता है, सीएनजी के साथ, ठीक है। जिसे हम फ्यूल को एज ए फ्यूल यूज कर सकते हैं बसेस के लिए। स्टेटमेंट हमारा सही है, अभी स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, यस सीएनजी मेक्स द फ्यूल लेस एक्सपेंसिव देन सीएनजी। जो यस सीएनजी हाइड्रोजन सीएनजी है, वह क्या करता है, फ्यूल, उसका फ्यूल लेस एक्सपेंसिव होता है सीएनजी के कंपेयर में। गलत है, यह थोड़ा सा इसका कॉस्ट हाई होता है, ठीक है, क्योंकि सीएनजी ऑलरेडी है, उसमें हाइड्रोजन सीएनजी आप ऐड कर दे रहे हो। सीएनजी पहले से ही है, आप उसमें हाइड्रोजन सीएनजी ऐड कर दे रहे हो, तो ऑटोमेटिकली है कहीं ना कहीं इंक्रीज कर जाएगा। इसका कॉस्ट अलग ही है, और फिर इसका कॉस्ट दोनों ऐड होके ना, तो कॉस्ट इसका इंक्रीज कर जाएगा। तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, देखो सीएनजी ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें आप हाइड्रोजन सीएनजी ऐड कर दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं कॉस्ट बढ़ जाएगा ना। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए तो हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। हियर आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखो, एस सी एन जी डज नॉट एलिमिनेट बट रिड्यूस इमिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड अप टू 70%, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड हमारा करेक्ट था। तो इट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ गैसोलीन, डीजल फ्यूल हो गया एंड प्रोपेन हो गया, ठीक है। और जो इसका कंबंसन होता है, क्या करता है, फ्यूअर अनडिजायरेबल गैसेस को कहीं ना कहीं प्रोड्यूस करता है, फ्यूअर अनडिजायरेबल गैसेस, ठीक है। जो हमारा लास्ट वाला क्या था, जो हाइड्रोजन सीएनजी है, कॉस्ट इज मोर देन सीएनजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस एज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है, बेसिकली प्रोड्यूसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी अगर कोई चीज़ें जनरेट हो रही है तो। क्या यह रिलेटेड है बायोमेडिकल वेस्ट से, रूल जो 1988 में आया था, 1998 में आया था, नहीं। रिसाइकल्ड प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड यूज रूल 1999 से, नहीं। यह भी गलत है, भी गलत। ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011, जी हाँ ये सही है। जो ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल आया था 2011 में, उससे रिलेटेड है, बट 2016 में इसको अमेंड कर दिया गया था, तब एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसमें ऐड किया गया था, ठीक है। देखो, लॉ टू मैनेज ई वेस्ट हैव बीन इन प्लेस इन, कब से, 2011 से, ठीक है। किसके अंडर में, ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011। कब अमेंड किया गया था फिर से, 2016 में, एज ए ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, ठीक है। रिकॉग्नाइज किया प्रोड्यूसर लाइबिलिटी फॉर रिसाइकलिंग एंड रिड्यूसिंग ई वेस्ट इन द कंट्री। जो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी लाइबिलिटी को कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज किया, ठीक है, कि उसकी लाइबिलिटी होगी कि जितने भी ई वेस्ट जनरेट हो रहे हैं उसको रिसाइकिल करे, और फिर उसके बाद क्या करे, रिड्यूस करे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूछ रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें इसमें से करेक्ट बताना है, ठीक है। एज पर द लॉ, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, क्या है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी एग्जिस्ट एट बोथ नेशनल एंड स्टेट लेवल। क्या दोनों लेवल पे एग्जिस्ट करता है, जी हाँ। ये जो अथॉरिटी है, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ये दोनों लेवल पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है, पीपुल्स पार्टिसिपेशन इज मैंडेटरी,
मैंडेटरी। जब ये सब ऐसे वर्ड्स आते हैं ना तो काफ़ी एक्सट्रीम होता है, हमें बहुत ध्यान से पढ़ना होता है इसको। तो बोल रहा है कि पीपुल का जो पार्टिसिपेशन है वो मैंडेटरी है इन कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स कैरीड आउट अंडर द कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड 2016। बोल रहा है जो पीपुल का पार्टिसिपेशन है उसको मैंडेटरी किया गया है जो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है उसके तहत, ठीक है। कब आया, किसके अंडर में आया था? कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड 2016 के तहत, ठीक है। देखो ये गलत हमारा स्टेटमेंट, ठीक है, मैंडेटरी नहीं किया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखो, एज पर द एक्ट कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, जिसे हम कंपा बोलते हैं, किसके बोथ लेवल पे सेटअप किया गया है, सेंट्रल एंड स्टेट दोनों पे, ठीक है। किसके लिए? एक्सपीडियस एंड ट्रांसपेरेंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड रिलीज फॉर फॉरेस्ट लैंड डाइवर्टेड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पज, ठीक है। मतलब जो फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट किया गया है नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए, उस फंड को काफ़ी ट्रांसपेरेंट वे में यूटिलाइज किया जाए, इसके लिए इस अथॉरिटी को बनाया गया था सेंट्रल और स्टेट लेवल पे, दोनों पे, ठीक है। और हमें कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं देखने को मिला है कि पीपुल का पार्टिसिपेशन मैंडेटरी होना चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट दे रखा है, उसे कंसीडर करना और बताना है कौन सा करेक्ट है। क्या है? करेक्ट है, ठीक है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एम्पावर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू। जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1986 में, वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एम्पावर करता है टू स्टेट द रिक्वायरमेंट ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड प्रोसीजर एंड मैनर इन विच इट इज सॉट, ठीक है। मतलब क्या है कि ये बोल रहा है कि जो ए एक्ट आया था ना, वह बताया था कि जो पब्लिक पार्टिसिपेशन रिक्वायरमेंट है बेसिकली किसके लिए? प्रोसेस ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड प्रोसीजर एंड मैनर इन विच इट इज सॉट, ठीक है। मतलब कैसे पब्लिक का पार्टिसिपेशन होना चाहिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की, उसकी बात बता रहा है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, कोई इसकी बात नहीं किया था पब्लिक पार्टिसिपेशन का, ठीक है। सेकेंड में क्या बोला? ली डाउन द स्टैंडर्ड फॉर इमिशन और डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। जो वेरियस सोर्सेज जैसे फैक्ट्रीज हो गई हैं, फिर उसके बाद जो हाउस होल्ड डिस्चार्ज वगैरह हो रहे हैं बेसिकली, बोल रहा है कि उस सब के लिए एक स्टैंडर्ड इमिशन बेसिकली लाया गया था इस एक्ट के तहत, ठीक है। सो दैट एक इफेक्टिव वे में इसको डिस्चार्ज किया जा सके और इसको मैनेज किया जा सके जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो वेरियस सोर्सेज से निकल रहे हैं। जी हाँ, यह स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हमारा गलत है, सेकंड सही है, इसके अकॉर्डिंग हमारा बी ऑप्शन सही होगा। देखो, जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है बेसिकली 1986 का, डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन रिलेटेड टू पब्लिक पार्टिसिपेशन। जो पब्लिक पार्टिसिपेशन है उससे रिलेटेड कोई भी प्रोविजन उसमें नहीं दिया गया था, ठीक है। सेकेंड वाला हमारा सही था, सेंट्रल गवर्नमेंट ले डाउन द स्टैंडर्ड फॉर इमिशन और डिस्चार्ज ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके द्वारा स्टैंडर्ड्स को सेट किया गया था किसके लिए? इमिशन और जो डिस्चार्ज हो रहा है पॉल्यूटेंट्स का वेरियस सोर्सेज से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? एज पर द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। देखो दो बार इसको यहीं पे पूछ लिया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, ठीक है, इन इंडिया। फॉलोइंग स्टेटमेंट को हमें कंसीडर करना है और बताना है कि कौन सा करेक्ट है उसमें, ठीक। बोल रहे हैं फर्स्ट स्टेटमेंट, वेस्ट जनरेटर्स हैव टू सेग्रीगेट वेस्ट इनटू 5 कैटेगरी। जो वेस्ट को जनरेट कर रहे हैं उन्हें जो कैटेगरीज है, मतलब जो वेस्ट का, उसे 5 कैटेगरीज में डिवाइड करना होगा, ठीक है। मतलब 5 कैटेगरीज में उसे सेग्रीगेट करना होगा वेस्टेज को, ठीक है। देखो यह स्टेटमेंट गलत है, 3 कैटेगरी में बताया गया था, किसके किस में? बायोडिग्रेडेबल जो है, ठीक है। दूसरा क्या है? ड्राई, जितने भी ड्राई वेस्टेज हैं, ठीक है। तीसरा क्या है? जो डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट है उसमें, ठीक है। डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट है, डोमेस्टिक हजार्डस, उसमें सेग्रीगेट करना। पहला बायोडिग्रेडेबल, जितने भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं उसमें सेग्रीगेट करना। दूसरा ड्राई हो गया, जैसे प्लास्टिक हो गया, पेपर हो गया, मेटल हो गया, वुड हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करते हैं। फिर उसके बाद जो थर्ड वाला है कि जो डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट है, जैसे डाइपर हो गया, नैपकिन हो गया, मॉस्किटो रिपेलेंट हो गया, ठीक है, क्लीनिंग एजेंट्स हो गया, इस सब में, इस सबको इसमें इंक्लूड करना है, ठीक है। तो हमारा 3 कैटेगरी में दिया गया था, नॉट ना कि 5 कैटेगरी में। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गया। द रूल आर एप्लीकेबल टू नोटिफाई अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाइड टाउन्स एंड ऑल द इंडस्ट्रियल टाउनशिप ओनली। देखो ओनली लिख दिया, ओनली आ गया तो ऑलरेडी एक्सट्रीम वर्ड हो गया। और भी बोल रहा है कि बस 3 कैटेगरी में, अर्बन लोकल बॉडीज, नोटिफाइड टाउन एंड ऑल द इंडस्ट्रियल टाउनशिप ओनली।
भाई यहीं पर बस पॉल्यूशन ही ना हो रहा है, और जगहों पे हो रहा है, क्यों ऐसा करेगा ये हमारा गलत हो गया, ठीक है। रूल प्रोवाइड फॉर एग्जैक्ट एंड इलेबोरेट क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइट्स फॉर लैंडफिल्स एंड वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी। जी हाँ, ये स्टेटमेंट हमारा सही है, ठीक है। रूल प्रोवाइड कराता है एग्जैक्ट एंड इलेबोरेट क्राइटेरिया, किसके लिए? आइडेंटिफिकेशन फॉर साइट, जहाँ पे लैंडफिल है और जो वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज है उसको सेटअप किया जा सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। उसके बाद क्या बोला है? इट इज मैंडेटरी, फिर बोला मैंडेटरी एक्सट्रीम वर्ड होता है, ठीक है। ऑन द पार्ट ऑफ वेस्ट जनरेटर्स दैट वेस्ट जनरेटेड इन वन डिस्ट्रिक्ट कैन नॉट बी मूव टू अनदर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कि एक डिस्ट्रिक्ट में जो वेस्ट जनरेट हुआ है वो अदर डिस्ट्रिक्ट में उसे मूव नहीं कराया जा सकता, ठीक है। ये गलत है, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि आप जो वेस्ट जनरेट हो रहा है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मूव नहीं करा सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पहले इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है क्या करता है? प्रमोट करता है यूज ऑफ कंपोस्ट, कन्वर्जन ऑफ वेस्ट टू एनर्जी, ठीक है। कंपोस्ट जो वेस्ट है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, और रिवीजन ऑफ पैरामीटर्स ऑफ लैंडफिल लोकेशन एंड कैपेसिटी, जहाँ पे वेस्टेज को बेसिकली डाला जा रहा है, लैंडफिल किया जा रहा है, उसके लोकेशन को आइडेंटिफाई करना, साथ ही साथ उसकी क्षमता कितनी है उसको भी देखना, ठीक है। यह रिप्लेस्ड किया था किसको? म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2000 को, ठीक है। जो 2000 में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट आया था, रूल आया था बेसिकली, उसको यह रिप्लेस किया, ठीक है। नाउ अप्लीकेबल टू बियॉन्ड म्युनिसिपल एरियाज, जो म्युनिसिपल एरियाज होते हैं उसके बियॉन्ड भी बहुत सारे उसको इंक्लूड किया, जैसे अर्बन एग्लोमेरेशन हो गया, सेंसर टाउन हो गया, नोटिफाइड इंडस्ट्रियल टाउनशिप हो गया, इस सब चीज़ों को कहीं ना कहीं उसमें इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन था इसके रिगार्डिंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क लाइज कंप्लीटली इन टेम्परेट एल्पाइन। बोल रहा है कि इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जो टेम्परेट एल्पाइन जोन में कंप्लीटली पाया जाता है, ठीक है। देखो टेम्परेट एल्पाइन बेसिकली जो उसका एल्टीट्यूड होता है वो हमें जनरली देखने को मिलता है 33-52 मीटर से कहाँ तक? टू 58 मीटर तक, ठीक है। अगर देखें तो ट्री लाइन होता है ना, उससे एबव देखने को मिलता है, और जो बेसिकली हमें जो स्नो रीजन होता है, स्नो लाइन होता है, उसके नीचे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये रीजन हमें क्या होता है? ये हमारा टेम्परेट एल्पाइन जोन होता है, ठीक है। तो उसमें कौन सा इसमें से जो पार्क है आता है कंप्लीटली? तो हमें कौन सा देखने को मिलता है? वैली ऑफ फ्लावर, ठीक है। जो वैली ऑफ फ्लावर है यह नेशनल पार्क हमें वहाँ पे देखने को मिलता है, बेसिकली उत्तराखंड में देखने को मिलता है, ठीक है। देख लो, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क इस वाज इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1982 में इस्टेब्लिश किया गया था। लोकेशन चमोली, स्टेट ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। बिटवीन जो 3352 से 3658 मीटर होता है, कहाँ से? अबव द सी लेवल। इट इज रिनोन्ड फॉर meadows of indigenous alpine flowers and the variety of vegetation, ठीक है। जो इंडिजीनियस एल्पाइन फ्लावर्स होते हैं और फिर उसके बाद जो वैरायटी ऑफ वेजिटेशंस देखने को मिलते हैं उसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है, ठीक है। और जिसको देखें तो ये पार्क कहाँ पे है? कंप्लीटली इंटायरली इनसाइड द टेम्परेट एल्पाइन रीजन के अंदर इसे देखने को मिलता है। कुछ जो स्पीसीज बेसिकली यहाँ पे मिलते हैं, जैसे एशियाटिक ब्लैक बियर हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, मस्क डियर हो गया, ब्राउन बियर हो गया, ठीक है, रेड फॉक्स हो गया, ब्लू सिफ हो गया, among the rare and endangered species that call this area home, ठीक है। ये सब इनका हैबिटाट है, क्या है? हैबिटाट से, ठीक है। किसका किसका? एशियाटिक ब्लैक बियर, देखो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। स्नो लेपर्ड हो गया, मस्क डियर हो गया, ठीक है, ब्राउन बियर हो गया, रेड फॉक्स हो गया, ब्लू सिप हो गया, ठीक है। ये सब रेयर स्पीसीज में कंसिडर किया जाता है, और किसमें है? इंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? जो अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें कौन कौन से ये सब नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व इंक्लूडेड हैं? तो इसका आंसर यही है, ठीक है। न्यार हो गया, पिपारा हो गया, सेंतोरिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, कालाकन मुंदाथुरई टाइगर रिजर्व हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें आते हैं अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। देखो, अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व वाज कब स्टैब्लिश किया गया था? 2001 में, ठीक है। कहाँ पे लोकेटेड है? सदर्न मोस्ट टिप ऑफ वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट है बेसिकली, ठीक है, उसके सदर्न मोस्ट टिप पे ये लोकेटेड है, ठीक है। क्या चीज़ें इंक्लूड होता है? कालाकन मुंदाथुरई टाइगर रिजर्व हो गया, सेंतुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, न्यार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ठीक है। देखे तो इट कंप्राइजेस द ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया,
क्या है, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट इसमें कंप्राइज होते हैं। मोस्ट डिसीडियस ट्री ऑफ सदर्न वेस्टर्न घाट, माउंटेन रेन फॉरेस्ट एंड सदर्न वेस्टर्न घाट एंड सोलास, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इन मार्च 2016 इट इज एडेड टू वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ यूनेस्को। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर इसे इंक्लूड किया गया था, ठीक है, कब, 2016 में। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। जो स्टेटमेंट दे रखा है उसमें से कौन सा करेक्ट ये पूछा है, ठीक है। पहला बोला है एशियाटिक लायन आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। एशियाटिक लायन हमें बेसिकली गिर है ना, नेशनल पार्क कहाँ पे, गुजरात में, वहाँ पे देखने को मिलते हैं। हमें इंडिया में नेचुरली फाउंड होते हैं, ठीक है। जो डबल हम्प्ड कैमल होते हैं नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ये हमें सेंट्रल एशिया में देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद जो गोबी डेजर्ट है वहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद चाइना, मंगोलिया, लद्दाख जैसे रीजन्स में भी हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ओनली पाए जाते हैं नेचुरली, गलत है। वन हॉर्न राइनोज आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली। वन हाइट, ये देखो इसमें कंफ्यूजन है, ठीक है। ये आप अगर ऐसे क्वेश्चन देखते हो तो जनरली कंफ्यूज हो जाओगे। अगर यहाँ पे ग्रेट लगा दिया होता ना, ग्रेट वन हॉर्न राइनोज इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, तो हमारा स्टेटमेंट ऐसा ही होता है। यहाँ पे बोला है वन हॉर्न राइनो इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट ही सही है, जिसकी वजह से ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही होगा, ठीक है। देखो एशियाटिक लाइन अगर देखें तो पहले कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड थे, वेस्ट बंगाल में, रेवा हो गया मध्य प्रदेश में, सेंट्रल इंडिया में, ठीक है। एट प्रेजेंट कहाँ पे है, गिर नेशनल पार्क जो है एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कहाँ पे, राजस्थान में है बेसिकली, ठीक है। वहाँ पे हमें एशियाटिक लाइन का वहाँ पे हमें एशियाटिक लाइन देखने को मिलते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। और ये इंडेंजर्ड कैटेगरीज में है, IUCN के रेड लिस्ट में अगर देखें तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरीज में है, ठीक है। और जो डबल हम्प्ड कैमल है, इसे हम बैक्टीरियन कैमल भी बोलते हैं, नेटिव टू कहाँ पे, स्टीपीज ऑफ सेंट्रल एशियाज, रिस्ट्रिक्टेड टू गोबी एंड गसुन, गोबी डेजर्ट बेसिकली, नॉर्थ वेस्ट चाइना, मंगोलिया, लद्दाख इन इंडिया, ठीक है। देखो ओनली द ग्रेट वन हॉर्न राइनोज, ठीक है, जो ग्रेट वन हॉर्न राइनोज है वह कहाँ मिलते हैं, इंडिया में। वाइल द अदर 4 स्पीसीज स्प्रेड अक्रॉस अफ्रीका हो गया, जावा हो गया, सुमात्रा हो गया, ठीक है। तो क्या है, वन ग्रेट वन हॉर्न राइनो इंडिया में देखने को मिलते हैं, नेचुरली फाउंड होते हैं इंडिया में। और जबकि अदर जो स्पीसीज हैं वह हमें अफ्रीका में देखने को मिलता है, जावा में देखने को मिलता है, सुमात्रा में देखने को मिलता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, देखो जब कोई भी क्वेश्चन में सम आ जाता है ना, ऐसे सम आ जाता है, सम आ जाता है और फिर कैन भी, तो जनरली हम उसको कंसीडर करते हैं सही, स्पेशली जब इन्वायरमेंट का सेक्शन हो। जैसे यहाँ पूछा है सम स्पीसीज ऑफ टर्टल आर हर्बीवोरस, इतने ज़्यादा स्पीसीज हैं टर्टल्स के, ठीक है। हो सकता है कुछ स्पीसीज हर्बीवोरस हो, सही है। सम स्पीसीज ऑफ फिश आर हर्बीवोरस, जी हाँ, बहुत सारी फिश के स्पीसीज हो सकता है कुछ हर्बीवोरस हो, ठीक है। सम स्पीसीज ऑफ मरीन मैमल्स आर हर्बीवोरस, मरीन मैमल्स, मरीन मैमल्स पे क्या आता है, सी काऊ, डिगोंग हमने पढ़ा था, सी, उसको हमने पढ़ा था प्रीवियस स्लाइड्स में, प्रीवियस ईयर के कोई PYQs में। तो आप देख सकते हो यह भी सही है हमारा स्टेटमेंट। सम स्पीसीज ऑफ स्नेक आर विविपोरस, ये भी सही हो सकता है, ठीक है। कुछ तो स्पीसीज हो गई, इतनी ज़्यादा स्पीसीज है यार, कहाँ कोई याद रखेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा स्टेटमेंट नंबर इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। देखो अनलाइक अदर मेंबर्स ऑफ फैमिली सच एज हॉस्क बिल सी टर्टल हो गया, ग्रीन सी टर्टल हो, मोस्टली हर्बीवोरस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। सर्जन फिश हो गया, पैरोट फिश हो गया, एल्गी ईटर, ठीक है। जो सर्जन फिश होता है, पैरोट फिश होता है, क्या होता है, एल्गी ईटर्स होते हैं, बेसिकली एल्गी को खाते हैं। उसके बाद भी अदर हर्बीवोरस फिश स्पीसीज हैं, जैसे जापानीज एंगल फिश हो गया, एलो ब्लॉच, रैबिट फिश हो गया, टिलापिया हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आता है। मनाटीज हो गया, डिगोंग हो गया, ओनली हर्बीवोरस एमंग मैरीन मैमल्स, ठीक है। मनाटीज और डिगोंग ये दोनों मरीन मैमल्स हैं और ओनली हर्बीवोरस हैं, ठीक है। बुआ कंस्ट्रिक्टर, ग्रीन एनाकोंडा, बोआ कंस्ट्रिक्टर और ग्रीन एनाकोंडा आर टू एग्जांपल ऑफ विविपोरस स्नेक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, वाइल्ड लाइफ नेचुरली फाउंड इन, वाइल्ड लाइफ दे रखा है
फाउंड इन, कहाँ पे पाया जाता है? या नेचुरली क्या दो, यह पूछा है विच ऑफ द पेयर्स गिवन अबव आर करेक्टली मैच्ड, कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है इसमें जो दिया हुआ है, ठीक है। ब्लू फिन मंसीर, कावेरी रिवर, क्या सही है? हाँ ठीक है। ब्लू फिन जो मसीर है ना, वह कावेरी रिवर में हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद इरावदी डॉल्फिन चंबल रिवर, गलत है भाई। क्रोकोडाइल के लिए फेमस था ना, हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था को क्रोकोडाइल के लिए चंबल रिवर फेमस है, ना कि इरावदी डॉल्फिन। और जनरली ये कहाँ पे देखने को मिलता है? जो इरावदी रिवर है म्यांमार में, ठीक है, महाकम इंडोनेशिया बोर्नियो में है, मेकोंग जो है रिवर, वहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। रस्टी स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट, रस्टी स्पॉटेड कैट ईस्टर्न घाट, ठीक है। हाँ, स्टेटमेंट नंबर हमारा सी भी सही है, ठीक है, पहला और सी सही है, इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। ब्लू फिन मंसीर फाउंड कहाँ पे? मुल्ला मुथा रिवर, जो कि कहाँ पे है? नियर टू पुणे सिटी, ठीक है, जो कि पार्ट है किसका? कृष्णा रिवर बेसिन। इट इज ऑल्सो फाउंड इन अदर रिवर, जैसे डेक्कन प्लेटू हो गया। वी नो दैट डेक्कन प्लेटू हैज 3 प्रिंसिपल रिवर, जैसे गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया। क्या क्या आता है डेक्कन प्लेटू में? गोदावरी होता है, गोदावरी आता है, कृष्णा रिवर और कावेरी रिवर, ठीक है। और अगर देखिए जो ब्लू फिल्ड मसील है, यह फ्रेश वाटर फिश है, ठीक है, फ्रेश वाटर फिश है। इसका अगर आईयूसीएन स्टेटस देखें तो लीस्ट कंसर्न है। इरावदी डॉल्फिन कहाँ कहाँ मिलता है? जैसे हो गया आपका इरावदी म्यांमार में हो गया, ठीक है, महाकम हो गया इंडोनेशिया बोर्नियो में, फिर मेकोंग में हो गया, यहाँ पे देखने को मिलता है। रस अगर इसका आईयूसीएन स्टेटस देखें तो क्या है? इंडेंजर्ड है, ठीक है, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है इरावदी डॉल्फिन। फिर उसके बाद आता है हमारा रस्टी स्पॉटेड कैट, कहाँ पे देख लो? ईस्टर्न गुजरात गिर नेशनल पार्क, महाराष्ट्र हो गया, फिर टाइगर रिजर्व हो गया, ठीक है, ईस्टर्न ईस्टर्न घाट यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा 2019 का सारा पीवाईक्यूज हमने कर लिया, ठीक है। अब 2020 का पीवाईक्यूज को हम देखते हैं क्या पूछा है। विच ऑफ द एडवांटेज ऑफ फर्टिगेशन इन एग्रीकल्चर? फर्टिगेशन क्या होता है? देखो, फर्टिगेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम जो फर्टिलाइजर्स है ना, वो इरिगेशन के थ्रू टारगेटेड डिलीवरी करते हैं रूट तक, ठीक है। मतलब क्या है, जो फर्टिलाइजर है ना, उसे इरिगेशन के थ्रू कहीं ना कहीं स्प्रेड करना एग्रीकल्चर फील्ड में। पहला क्या है? कंट्रोलिंग द एल्कालिनिटी ऑफ इरिगेशन वाटर इज पॉसिबल। क्या होता है, जो इरिगेशन होता है ना, जब हम इरिगेशन करते हैं, जो वाटर काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाता है, तो उससे वाटर एल्काइल हो जाता है, ठीक है। अगर हम फर्टिगेशन कर रहे हैं, मतलब टारगेटेड डिलीवरी कर रहे हैं, एक तरह से ड्रिप इरिगेशन हो गया, स्प्रिंकल इरिगेशन हो रहा है, ठीक है, जिसे हम माइक्रो इरिगेशन भी बोलते हैं, जिसे माइक्रो इरिगेशन भी बोलते हैं। अगर इस सब के थ्रू हम फर्टिगेशन कर रहे हैं, तो जो एल्काइन है, बेसिकली एल्कालिनिटी है, उसे कंट्रोल किया जा सकता है। जी हाँ, ये सही है हमारा स्टेटमेंट, ठीक है। इफिशियंट एप्लीकेशन ऑफ रॉक फॉस्फेट एंड ऑल द अदर फॉस्फेट जो फर्टिलाइजर्स है, वो पॉसिबल होगा। इफिशियंट एप्लीकेशन, देखो, रॉक फॉस्फेट का इफिशियंट एप्लीकेशन हम बेसिकली फर्टिगेशन के थ्रू नहीं कर सकते, ठीक है। ये सोल्यूबल नहीं होता ना वाटर में, काफ़ी हार्ड सब्सटेंस माना जाता है रॉक फॉस्फेट, तो इसकी वजह से ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट इज पॉसिबल, ठीक है। जब माइक्रो इरिगेशन हम बेसिकली करते हैं, फर्टिगेशन करते हैं, तो टारगेटेड डिलीवरी करते हैं ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, हम टारगेटेड डिलीवरी अगर फर्टिगेशन के थ्रू कर रहे हैं फर्टिलाइजर्स का, तो इससे क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स का मतलब टारगेटेड डिलीवरी होगा ना प्लांट में, तो इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट, ठीक है। फोर्थ क्या बोल रहा है? रिडक्शन इन लीचिंग ऑफ केमिकल न्यूट्रिएंट्स इज पॉसिबल। देखो, जो ट्रेडिशनल मेथड में हम इरिगेशन करते थे, उसमें अगर देखें तो हमें लगभग 45 से 50 लीटर वाटर लगता था 1 kg जो राइस है उसको प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो अगर हम टारगेट मतलब फर्टिगेशन का यूज कर रहे हैं इरिगेशन इरिगेशन में, तो इससे क्या होगा, लीचिंग जो होता था ना केमिकल न्यूट्रिएंट्स का, मतलब एक तरह से जो फर्टिलाइजर्स का लीचिंग होता है, उसे रिड्यूस किया जा सकता है सिग्निफिकेंट लेवल पे। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा फर्स्ट सही था, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड सही था, फोर्थ सही था, फोर्थ थर्ड फोर्थ, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। देखो, जो ड्रिप इरिगेशन इज ऑल्सो अवॉइड वाटर स्पिलेज on the field which could have promote weed growth and increase soil alkalinity due to water lodging, ठीक है। फर्टिगेशन ऑल्सो हेल्प कंट्रोल वीट ग्रोथ एंड कट डाउन एल्कालिनिटी। जो फर्टिगेशन होता है, जो वीट का जो खरपतवार
का ग्रोथ होता है बेसिकली एग्रीकल्चर फील्ड में, उसे रोकता है। और साथ ही साथ जो एल्कलिनिटी होता है उसको भी कट डाउन करता है, उसे भी कम करता है, ठीक है। रॉक फॉस्फेट का दूसरा ऑप्शन था हमारा रॉक फॉस्फेट। देखो वह सॉल्यूबल नहीं होता, नॉट सॉल्यूबल, दस नॉट सुटेबल फॉर फर्टिगेशन, जिसकी वजह से वो सुटेबल नहीं होता है फर्टिगेशन के लिए, ठीक है। फर्टिगेशन का एक आपको याद रखना है कि इसे जब भी हम कर रहे हैं तो वही ऑर्गेनिक मैटर्स, वही न्यूट्रिएंट्स को हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसी फर्टिलाइजर्स को हम अप्लाई कर सकते हैं जो सॉल्यूबल होगा, ठीक है। क्योंकि उसके इरिगेशन के थ्रू हम टारगेटेड डिलीवरी कर रहे हैं ना फर्टिलाइजर्स का, तो इसी वजह से रॉक फॉस्फेट उसमें सॉल्यूबल नहीं होता, इसी वजह से इसका यूज नहीं हो सकता। हमारा स्टेटमेंट थर्ड और फोर्थ सही था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, व्हाट इज आर द एडवांटेजेस ऑफ जीरो टीलेज। देखो जीरो टीलेज हमने बहुत बारी दे रखा है अपने ईवीएस के पीवाईक्यूज में, ठीक है। कई बार जीरो टीलेज पे क्वेश्चन पूछा है, जीरो टीलेज को स्टेटमेंट में देके क्वेश्चन पूछा है, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जीरो टिलेज मतलब सॉइल को डिस्टर्ब नहीं करना है, जैसे है वैसे कर रखना है, उसी पे हमें एग्रीकल्चर को प्रमोट करना है, ठीक है। सोइंग ऑफ व्हीट इज पॉसिबल विदाउट बर्निंग द रेसिड्यू ऑफ प्रीवियस क्रॉप। जो प्रीवियस क्रॉप का रेसिड्यू है, जिसे हम स्टेबल बर्निंग बोलते हैं बेसिकली, उससे बिना बर्न किए जो व्हीट है उसको बो सकते हैं, उसको सोन कर सकते हैं, यह पॉसिबल है। जी हाँ, यह पॉसिबल है। Without the need of nursery of rice sampling, direct plantation of paddy seed in the wet soil is possible। जी हाँ, ये भी सही है। जो नर्सरी है राइस सैम्पलिंग का, उसे बिना नीड के हम डायरेक्ट प्लांटेशन कर सकते हैं पैडी सीड का। हाँ, यह पॉसिबल है, लेकिन जो सॉइल होना चाहिए वो वेट होना चाहिए। हाँ जी हाँ, यह हमारा स्टेटमेंट सही है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इन सॉइल इज पॉसिबल। अरे यार, जब आप सॉइल को डिस्टर्ब ही नहीं कर रहे हो, ठीक है, जीरो टिलेज में फार्मिंग आप कर रहे हो, तो इससे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन ऑब्वियसली पॉसिबल रहेगा, ठीक है। कार्बन रिलीज ही नहीं होगा एग्रीकल्चर फील्ड से। तो बेसिकली हमारा स्टेटमेंट में थर्ड भी सही है, तो डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। Zero tillage is a process where the crop seed with be sown through drillers without the prior land preparation, ठीक है। ड्रिलर्स के थ्रू कहीं ना कहीं सीड को, क्रॉप के जो सीड्स होते हैं उसको सोन किया जाता है, जिसके लिए हमें पहले से लैंड को प्रिपेयर नहीं करना होता, ठीक है। और जो डायरेक्ट सीडेड राइस है इज ए वायबल ऑप्शन टू रिड्यूस द अनप्रोडक्टिव वाटर फ्लो with increased shortage of water. Dry DSR with minimum और zero tillage further enhance the benefit of technology by saving labors, ठीक है। बेसिकली क्या है, जो डायरेक्ट सीडेड राइस है एक वायबल ऑप्शन माना जाता है, एक कहीं ना कहीं अच्छा ऑप्शन माना जाता है, जो अनप्रोडक्टिव वाटर फ्लो होता है, जिस ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू हम लोग इरिगेशन वगैरह करते हैं, ठीक है। तो उसको रिड्यूस करने में कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट लेवल पे हेल्प करता है। और साथ ही साथ जो स्टोरेज है वाटर का इन सॉइल में, उसको भी इनहेंस करता है, ठीक है। नो टिलेज फार्मिंग हैज बीन क्लेम टू इंक्रीज द सॉइल ऑर्गेनिक मैटर्स दस इंक्रीज कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। जो नो टिलेज फार्मिंग होता है क्या करता है, सॉइल में जो ऑर्गेनिक, अब देखो स्टेबल आप बर्न ही नहीं कर रहे हो, तो जो यहाँ पे ऑलरेडी पराली वगैरह जो पुआल वगैरह प्रेजेंट होता है यहाँ पे, वह धीरे धीरे डिकम्पोज होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक मैटर्स जो है ना, ऑर्गेनिक मैटर्स जो है उसको इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कुछ आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर टू बी प्रैक्टिस ऑफ इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर, ठीक है। इनमें से कौन सा इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर माना जाता है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स को पर्टिकुलर एरिया में ग्रो कराना, ठीक है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, जी हाँ, ये सही है। फिर हमारा आता है लेग्यूमे इंटेंसिफिकेशन, जी हाँ, यह भी हमारा सही है, क्योंकि ये हेल्प करता है फिक्सिंग जो नाइट्रोजन होता है सॉइल में, ठीक है। सॉइल को नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करने के लिए काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है लेग्यूमे इंटेंसिफिकेशन। इसकी कल्टीवेशन होता है बेसिकली, हाँ, इसका खेती होता है। टेंसियोमीटर होता है, टेंसियोमीटर क्या करता है, सॉइल के जो मॉइस्चर होता है ना, उसको मेजर करता है, सॉइल में कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको मेजर करता है। तो इससे क्या होता है, हम जो इरिगेशन करते हैं उसको टारगेटेड वे में कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो वाटर का यूज है उससे सिग्निफिकेंट लेवल तक रिड्यूस किया जा सकता है, किसमें, एग्रीकल्चर फील्ड में, ठीक है। वर्टिकल फार्मिंग एक मतलब देखो, एक होता है ना कि आप ग्रो कर रहे हो क्रॉप को, मतलब जो बेसिकली क्या है, ग्राउंड पे नहीं, बट एक लेयर बना दी हो किसी चीज़ का, ठीक है, उसमें आप क्रॉप को ग्रो कर रहे हो, तो इसे हम वर्टिकल फार्मिंग बोलते हैं। अगर इसे देखो तो ये ट्रेडिशनली कहीं ना कहीं इको फ्रेंडली मेथड से एसोसिएट नहीं करता, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा ये गलत हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो हमारा ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, ठीक है। देखो आप, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या करना, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स को सेम फील्ड पे ग्रो कराना, ठीक है।
किसमें हेल्प करता है? मेंटेनिंग सॉइल हेल्थ, रिड्यूसिंग पेस्ट अटैक, उसके बाद मेकिंग एग्रीकल्चर मोर सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली। लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन, ग्रोइंग लेग्यूम में क्या करता है? फिक्स करता है नाइट्रोजन इन सॉइल। जो नाइट्रोजन होते हैं बेसिकली उसको सॉइल में फिक्स करता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्रॉप की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है। साथ ही साथ जो नीड होती है सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स की उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। टेंसियोमीटर क्या होता है? एक डिवाइस होता है, क्या करता है? मेजर करता है सॉइल मॉइस्चर, सॉइल में कितना मॉइस्चर है उसको मेजर करता है। सो दैट क्या करता है? इसमें हेल्प करता है एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। अगर आप सॉइल में कितना मॉइस्चर है उसको पता लगा ले रहे हो तो कहीं न कहीं जब आप इरिगेशन करोगे तो एक एफिशिएंट वे में करोगे, जिसकी वजह से वाटर की जो नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वह कम हो जाएगी और वाटर को एक एफिशिएंट वे में उसको मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये हमारा एक सस्टेनेबल एंड इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर है। वर्टिकल फार्मिंग एक मॉडर्न एंड इनोवेटिव मेथड है। क्या करता है? मैक्सिमाइज़ करता है स्पेस यूटिलाइजेशन, मतलब जो स्पेस होते हैं ना उसको यूटिलाइज़ करता है। अगर देखें तो इट इज़ नॉट ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, जैसे सॉइल हेल्थ से, बायोडाइवर्सिटी इंप्रूवमेंट से। तो इसी वजह से हमारा वर्टिकल फार्मिंग गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ बायोचार इन फार्मिंग। जो बायोचार है उसका क्या यूज है फार्मिंग में? बायोचार क्या होता है? बायोचार जब आप कोल को, मतलब जो बायोमास होता है बेसिकली, हाँ, वुड हो गया, क्रॉप रेसिड्यू हो गया, ठीक है, इस सब को जब आप बर्न करते हो उसके बाद जो कोल बचता है, ठीक है, उसे हम बायोचार बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? बायोचार कैन बी यूज एज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग। जी हाँ, ग्रोइंग मीडियम मतलब हम बायोचार को यूज कर सकते हैं वर्टिकल फार्मिंग में, ठीक है। वर्टिकल फार्मिंग में हम बायोचार का यूज कर सकते हैं, इससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा। फिर उसके बाद, व्हेन बायोचार इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जी हाँ, ये भी सही है हमारा। बायोचार एक नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कहीं ना कहीं प्रमोट करता है, उसकी ग्रोथ को इंक्रीज करता है, ठीक है। व्हेन बायोचार इज पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम इट अनेबल्स द ग्रोइंग मीडियम टू रिटेन वाटर फॉर लॉन्गर टाइम। जी हाँ, ये भी सही है हमारा। इससे क्या होता है? वाटर काफी लॉन्ग टाइम तक सॉइल में रिटेन रहता है, मतलब बना रहता है, ठीक है। तो यह भी हमारा ऑप्शन सही है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर बी, डी विल बी द राइट आंसर। पहला, दूसरा, तीसरा सब सही है इसमें। देखो, यूज ऑफ बायोचार इन वर्टिकल फार्मिंग कैन बी इंक्रीज आउटपुट सिग्निफिकेंटली, ठीक है। जो आउटपुट है बेसिकली, जो क्रॉप का प्रोडक्शन है उसको सिग्निफिकेंट लेवल पर इंक्रीज कर सकता है। यूजिंग बायोचार इन सॉइल प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर बायोचार को हम सॉइल में यूज कर रहे हैं तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या है? बायोचार इज ए हाइग्रोस्कोपिक, क्या करता है? इट इज डिजायरेबल सॉइल मटेरियल्स इन मेनी लोकेशन ड्यू टू एबिलिटी टू अट्रैक्ट एंड रिटेन वाटर, ठीक है। वाटर को रिटेन लॉन्ग टर्म के लिए कर सकता है। अगर हम इसको एरिड और जो सेमी एरिड एरियाज हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी सिग्निफिकेंट लेवल पे इंक्रीज कर जाएगी। बस एरिड और सेमी एरिड एरियाज में नहीं, जहाँ पे भी वाटर मतलब काफ़ी लेस अमाउंट में प्रेजेंट है वहाँ पे अगर हम बायोचार को यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फैक्टर फॉर एक्सपोजर ऑफ बेंजीन पॉल्यूशन। बोला है कि क्या इसमें से रीजन है बेंजीन पॉल्यूशन का? ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, टोबैको स्मोक, वुड बर्निंग, यूजिंग वर्निस वुड, वुडन फर्नीचर, यूजिंग प्रोडक्ट्स मेड ऑफ पॉलीयूरेथेन। इसमें से क्या सही है बताओ? इसमें से हमारा फर्स्ट सही होगा। देखो, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है, टोबैको स्मोकिंग एंड वुड बर्निंग, ये तीनों कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं बेंजीन पॉल्यूशन में, ठीक है। ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हो गया, टोबैको स्मोक हो गया, वुडन बर्निस हो गया, वुड बर्निंग हो गया, ठीक है। यूजिंग वर्निस वुडन फर्नीचर, ये गलत है। यूजिंग प्रोडक्ट मेड ऑफ यूरेथेन पॉलीयूरेथेन, जी ये हमारा गलत है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखें तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। देखो, जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होते हैं, टोबैको स्मोक होते हैं, वुड बर्निंग होता है, मेजर फैक्टर ऑफ एक्सपोजर ऑफ बेंजीन पॉल्यूशन, ठीक है। कहीं ना कहीं ये मेजर फैक्टर रहते हैं जो एक्सपोजर होता है टू बेंजीन पॉल्यूशन का। ये बेंजीन पॉल्यूशन का बेसिकली कुछ फीचर्स दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद अदर जो सोर्सेज हैं जैसे वल्केनिक इरप्शन हो गया, फॉरेस्ट फायर हो गया, टू एग्जाम्पल्स ऑफ द नेचुरल सोर्स ऑफ बेंजीन, ठीक है। ये दोनों एक एग्जाम्पल है बेसिकली नेचुरल जो बेंजीन का इमिशन होता है उसका, ठीक है। उसके बाद गैसोलीन हो गया, सिगरेट हो गया, स्मोक्स हो गया, सिगरेट स्मोक हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, ऑल नेचुरली कंटेन बेंजीन, ठीक है। सम इंडस्ट्री जैसे यूज बेंजीन टू मेक अदर केमिकल्स दैट आर यूज टू मेक प्लास्टिक हो गया, रेसिन हो गया, ठीक है, नयान हो गया।
सिंथेटिक फाइबर्स हो गए, ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट लेवल का यूज किया जाता है बेंजीन का, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू इंडियाज नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, इंडिया का जो नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल। देखो ये सब फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, आप इसमें कोई एलिमिनेशन टेक्निक वगैरह नहीं लगा सकते, ठीक है। ऑप्शन क्या दे रखा है, कसावा हो गया, डैमेज व्हीट ग्रेन्स हो गया, ग्राउंड नट सीड हो गया, हॉर्स ग्राम हो गया, रोटन पोटैटोज हो गया, सुगर बीट हो गया, इसमें से कौन सा होगा बताओ। इसमें से हमारा फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, ठीक है, फिर उसके बाद फिफ्थ होगा, सिक्स्थ होगा, ये दोनों नहीं होंगे। ग्राउंड नट सीड नहीं होगा, हॉर्स ग्राम नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। बेसिकली नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी के बारे में दिया है 2018 का, आप इसको पढ़ सकते हो। इसमें देखो, पॉलिसी एक्सपेंड द स्कोप ऑफ रॉ फॉर इथेनॉल प्रोडक्शन बाय अलाउइंग द यूज ऑफ शुगर केन जूस हो गया, शुगर कंटेनिंग मटेरियल्स लाइक शुगर बीट हो गया, शुगर सोरगम हो गया, ठीक है, स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल्स लाइक कॉर्न हो गया, कसावा हो गया, डैमेज्ड फूड ग्रेन्स हो गया लाइक व्हीट हो गया, ब्रोकन राइस हो गया, रोटन पोटैटोज हो गया, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूड की गई हैं बायोफ्यूल पॉलिसी में, ठीक है, बायोफ्यूल बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, इनमें से कौन सा सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। इट इज मेजर इन द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ, क्या मेजर करता है मॉनेटरी वैल्यू, देखो, लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय ए टन ऑफ CO2 इमिशन इन ए गिवन ईयर, मतलब लॉन्ग टर्म जो CO2 का इमिशन हो रहा है उससे जो डैमेज हो रहा है बेसिकली किसका, इन्वायरमेंट का, ह्यूमन बीइंग का, उस सबको कहीं ना कहीं ये मेजर करता है। जी हाँ, हमारा स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट ही सही है, ठीक है। आइए एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखो, सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन इज बेस्ट डिस्क्राइब एज द मेजर ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म डैमेज डन बाय ए टन ऑफ CO2 इमिशन इन ए गिवन एरिया, मतलब एक टन ऑफ CO2 जो इमिशन है, हाँ, वह कितना लॉन्ग टर्म डैमेज कर सकता है इन्वायरमेंट का, ह्यूमन बीइंग का, उसके रिस्पेक्ट में बोला है, ठीक है। तो इसे हम सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन बोलते हैं। Social cost of carbon is used to eliminate in dollars all the economic damage that would result from emitting 1 ton of carbon dioxide into atmosphere, ठीक है। 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है उससे क्या क्या इकोनॉमिक डैमेजेस हो सकते हैं, सोशल डैमेजेस हो सकते हैं, बेसिकली उसको, उसके कॉस्ट को सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें पूछा है करेक्ट कौन सा है, ठीक है। कोल एस कंटेन आर्सेनिक, लेड एंड मरकरी। कोल एस जो होता है बेसिकली क्या क्या कंटेन करता है, आर्सेनिक, लेड एंड मरकरी। जी हाँ, हमारा सही है स्टेटमेंट फर्स्ट। कोल फायर्ड पावर प्लांट्स, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कोल फायर्ड पावर प्लांट्स जो होते हैं क्या 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 रिलीज करता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इनटू द इन्वायरमेंट, ये भी सही है हमारा, ठीक है। दोनों रिलीज करता है, सल्फर डाइऑक्साइड और जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं दोनों को रिलीज करता है। हाईएस्ट कंटेंट इज ऑब्जर्व इन इंडियन ऑयल, मतलब क्या बोल रहा है कि हाई एस कंटेंट हमें देखने को मिला है जो इंडियन ऑयल्स होते हैं उसमें। जी हाँ, हमारा डी भी सही है, सी भी सही है, इसकी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। कोल एस क्या क्या कंटेन करता है, आर्सेनिक, लीड हो गया, मरकरी हो गया। कोल फायर्ड पावर प्लांट्स जो होते हैं उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इमिट होता है, कहीं ना कहीं वहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। हाई एस कंटेंट इज ऑब्जर्व इन इंडियन कॉयल, ठीक है। देखो, कोल एस कंटेन कंटामिनेंट्स लाइक मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, ठीक है। विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट दीज कंटामिनेंट्स कैन पॉल्यूट वाटर वेज, ग्राउंड वाटर, ड्रिंकिंग वाटर एंड एयर, ठीक है। मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, यह जो कोल एस होता है ना उसमें कंटेंट होता है, और अगर इसको प्रॉपर वे में मैनेज नहीं किए तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, वाटर वेज पॉल्यूशन हो सकता है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, ड्रिंकिंग वाटर पॉल्यूशन हो सकता है, साथ ही साथ जो एयर पॉल्यूशन होता है वह भी हो सकता है, ठीक है। हमारा स्टेटमेंट सेकंड डायरेक्टली कहाँ से था, NCERT क्लास 11th के, आप उसमें भी पढ़ लेना, ठीक है। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट थर्ड हमारा करेक्ट था, क्योंकि जो इंडियन कोल्स होते हैं कंपेरेटिवली हायर एज कंटेंट होते हैं उसमें, अगर हम जो इम्पोर्टेड कोल्स होते हैं उसके रिस्पेक्ट में देखें तो। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि if a particular plant species is placed under the schedule 6 of the वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, जो 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर में अगर कोई स्पीसीज को 6 शेड्यूल में रखा जा रहा है तो इसका क्या मतलब। देखो, जो शेड्यूल फर्स्ट एंड सेकंड था इसमें, उसे अगर देखें तो कहीं ना कहीं हाईली प्रोटेक्टेड होते हैं, ठीक है। इसमें जो भी स्पीसीज ऐड ऑन किए जाते हैं वो हाईली प्रोटेक्टेड होते हैं, उन्हें पोचिंग वगैरह नहीं हो सकती। फिर उसके बाद थर्ड एंड जो फोर्थ है बेसिकली, अगर इस ये भी प्रोटेक्टेड ही होते हैं बट इससे कम होते हैं,
मतलब इन्हें कम प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। और वहीं पे जो 5th शेड्यूल में आता है ये वर्मिन होते हैं, ठीक है, इन्हें फ्रीली हंट किया जा सकता है, इतना होता है। और जो 6th शेड्यूल में आते हैं ना, इसमें कुछ प्लांट स्पीसीज का मेंशन होता है, ठीक है, और उनका जो कल्टीवेशन है, सेल है, ट्रांसपोर्टेशन है, वह रिस्ट्रिक्टेड होता है। देखो, ए लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टीवेट द प्लांट, सच ए प्लांट कैन नॉट बी कल्टीवेटेड अंडर एनी सर्कमस्टेंस, गलत है। इट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट, गलत है। सच ए प्लांट इज इनवेसिव हार्मफुल टू इन्वायरमेंट। देखो, हमारा इसके अकॉर्डिंग देखें तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट हमारा सही है, ठीक है। देखो, ए लाइसेंस इज रिक्वायर्ड टू कल्टीवेट दैट प्लांट, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 हैज 6 शेड्यूल। Schedule 6 has following provision: no person is allowed to cultivate a specified plant mentioned in Schedule 6, ठीक है। कोई भी पर्सन अलाउड नहीं, किसी भी पर्सन को अलाउड नहीं किया गया है कि जो प्लांट्स मेंशन है 6 शेड्यूल में उसे कल्टीवेट किया जा सके, एक्सेप्ट लाइसेंस ग्रांटेड बाय चीफ वाइल्ड लाइफ ऑफिसर, ठीक है। चीफ वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स के द्वारा अगर लाइसेंस को ग्रांट किया जा रहा है तो आप उसको कल्टीवेट कर सकते हैं, अदरवाइज दैट इज नॉट परमिसिबल, ठीक है। प्लांट क्या क्या मेंशन है? बेडोम्स का कैट, ब्लू वांडा हो गया, कुछ हो गया, ठीक है। लेडी स्लीपर ऑर्चिड हो गया, पिचर प्लांट्स हो गया, रेड वांडा हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला? स्टील स्लैज कैन बी मटेरियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड, इंप्रूवमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सॉइल, प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट। करेक्ट को हमें बताना है, ठीक है। बोल रहा है जो स्टील स्लैज होता है वह हम किस में यूज कर सकते हैं? क्या उसे कंस्ट्रक्शन ऑफ बेस रोड, मतलब बेस, जो रोड का बेस होता है, नीचे वाला जो लेयर होता है उसको बनाने में कर सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हैं, या प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट में भी यूज हो सकता है। जी हाँ, तीनों में यूज हो सकता है, ठीक है। हम इसे कंस्ट्रक्शन, जो बेस रोड होता है उसको कंस्ट्रक्ट करने में इम्प्रूव कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद सीमेंट बनाने में भी इसका यूज हो सकता है। देखो, स्टील स्लैज इज यूज्ड एज अ बेस कोर्स मटेरियल, द मटेरियल अंडर द surface layer of an asphalt road track on surface also produce Portland स्लाइज सीमेंट, ठीक है। सारी चीजों में यूज हो सकता है अगर देखें तो। उसके बाद क्या है? स्टील स्लैज कैन बी यूज इन एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू करेक्ट सॉइल एसिडिटी, ठीक है। इसकी एबिलिटी जो होती है कि वह जो सॉइल में एसिडिटी होता है बेसिकली उसको करेक्ट कर सकता है, इसकी वजह से हम सॉइल में भी इसकी वजह से हम एग्रीकल्चर में भी इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि इन रूरल रोड कंस्ट्रक्शन, जो रूरल एरियाज में रोड को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, द यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड फॉर इंश्योरिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट, ठीक है। मतलब क्या है बेसिकली, ये जो ऑप्शन दे रखा है ना, इनमें से कौन सा इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है और जो कार्बन फुटप्रिंट है उसे रिड्यूस करेगा अगर हम इसको रूरल रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं तो। कॉपर स्लाइस हमने देखा प्रीवियस स्लाइड में, ठीक है, वहां पे तो डायरेक्टली मेंशन था कि इसे हम रोड कंस्ट्रक्शन में जो बेस होता है वहां पे यूज कर सकते हैं, ठीक है, हमारा सही है। कोल्ड मिक्स एसफॉल्ट टेक्नोलॉजी, हॉट मिक्स एसफॉल्ट टेक्नोलॉजी, देखो जहां पे को रिलेट कर रहा है ना एक दूसरे से, अगर दोनों एक ही स्टेटमेंट पे हैं तो गलत होगा, दूसरा चौथा ये हमारा गलत होगा, ठीक है। पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट, इसमें देखो जियो टेक्सटाइल्स या यूज हो सकता है, ठीक है, या इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा बेसिकली। कोल्ड मिक्स एसफॉल्ट टेक्नोलॉजी अभी सही होगा क्योंकि इमिशन वगैरह नहीं होगा, इसमें से हो सकता है, ठीक है। तो चौथा हमारा गलत हो गया, पहला दूसरा तो सही है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे देखें तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। आइए देखते हैं, देखो, कॉपर स्लेज इज ए बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन ड्यूरिंग द स्मेल्टिंग एंड रिफाइनिंग द कॉपर। जब कॉपर को स्मेल्ट किया जाता है, बेसिकली मेल्ट किया जाता है और फिर रिफाइन किया जाता है, उसके बाद जो प्रोडक्ट निकलता है, हाँ, बाई प्रोडक्ट जो वहां से रिलीज होता है उसे हम कॉपर स्लैज बोलते हैं। यूज ऑफ कॉपर स्लैज इन सीमेंट कंक्रीट प्रोवाइड्स पोटेंशियल इन्वायरमेंटल एज वेल एज इकोनॉमिक बेनिफिट, ठीक है, इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स को प्रोवाइड कराता है, ठीक है। जो कोल्ड मिक्स असफाल्ट होता है, यह प्रोड्यूस होता है कैसे? बाई मिक्सिंग अनहीटेड मटेरियल्स एग्रीगेट विद देयर इमल्सिफाइड बिटुमेन और फिर फोम बिटुमेन, ठीक है, बिटुमेन। इट इज सुटेबल किसके लिए है? फॉर लाइट टू मीडियम ट्रैफिक रोड व्हेन यूज इन बेस एंड सरफेस कोर्स, ठीक है। जो लाइट और मीडियम ट्रैफिक, मतलब जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ज़्यादा ट्रैफिक वगैरह नहीं है, मतलब ज़्यादा लोड वगैरह नहीं आ रहा है, उसके वहाँ पे इसको इजीली यूज किया जा सकता है। और जो गवर्नमेंट हैज अलाउड द यूज ऑफ कोर बेस्ड जियो टेक्सटाइल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल रोड अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2020, ठीक है। और दूसरा हमारा जो चौथा पांचवा था वो गलत था। जो हॉट मिक्स असफाल्ट है,
ये कॉम्बिनेशन है किसका किसका, अप्रॉक्सीमेटली 90% स्टोन, सैंड एंड ग्रेवल्स बाउंड टुगेदर बाय एस्फाल्ट सीमेंट, ए प्रोडक्ट ऑफ क्रूड ऑयल। यहाँ पे आ गया तो ऐसे CO2 रिलीज हो गया तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होगा। और जो पोर्टलैंड सीमेंट्स होता है, आप जान ही रहे हो, CO2 कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट लेवल पे इमिट करता है, जिसकी वजह से ये भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मेथड नहीं है जो रूरल एरियाज में रोड कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, किए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, 36% of India's districts are classified as over exploited and critical by Central Groundwater Authority। जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है उसके द्वारा बताया गया है कि लगभग 36% हमारा जो इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स हैं वह ओवर एक्सप्लॉइटेटेड है और क्रिटिकल है किसके, वाटर के, जैसे मतलब वहाँ से जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है वाटर का ओवर एक्सप्लॉइटेटेड हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा, जितना लिमिट है सपोज लेट से 100%, उससे 120 हो रहा है, 130 हो रहा है। ठीक है, तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, देखो अगर नीति आयोग के अकॉर्डिंग देखें ना, तो हमारा जो सेफ है बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लगभग 71% है, और जो सेमी क्रिटिकल है वह है कितना, 10%, और वहीं पे जो क्रिटिकल है ना वह हमारा 4%। ओवर एक्सप्लॉइटेटेड क्या है, 15%। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट गलत होगा। जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है वाज फॉर्म्ड अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। बोल रहा है कि जो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी है उसे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत फॉर्म किया गया था। जी हाँ, स्टेटमेंट नंबर सेकंड हमारा सही है। इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर ग्राउंड वाटर इरिगेशन इन द वर्ल्ड। ये तो जनरल क्वेश्चन है बेसिकली, ये सबको पता होता है। हमारे यहाँ जो लार्जेस्ट मतलब ग्राउंड वाटर जो इरिगेशन है वह लार्जेस्ट है वर्ल्ड में अगर हम देखें तो। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन पर बी विल बी द राइट आंसर। देखो पहला गलत था। 256 of our approximately 700 districts have groundwater level which is critical and देखो मैंने डिटेल में प्रीवियस स्लाइड में बताया क्वेश्चन वाले में कि कितना कितना कहाँ से कितना आता है। ठीक है, तो हमारा स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट गलत हो गया। करेक्ट दूसरा है ग्राउंड सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 33 ऑफ द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, कब 1986 वाले, 1986 के तहत इसे लाया गया था। ठीक है, और जो FAO है उसके रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग इंडिया कहीं ना कहीं लार्जेस्ट जो ग्राउंड वाटर है उसको इरिगेशन पर्पज के लिए यूज करता है। ठीक है, लगभग 39 मिलियन हेक्टेयर, चाइना 19 मिलियन हेक्टेयर, USA 17 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क। इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा है, अब इसको कंसिडर करना है, बताना इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, मतलब बोल रहा है कि ये लगभग 2 डिस्ट्रिक्ट में ये 2 डिस्ट्रिक्ट में स्प्रेड है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही हमारा, जैसलमेर हो गया एंड बर्मर। ठीक है, ये 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे ये स्प्रेड है। देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, नो ह्यूमन हैबिटेशंस। यार देखो एक्सट्रीम वर्ड है, इसे हम काट सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा गलत हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। देखो इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटाट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। जी हाँ, ये सही है हमारा। ठीक है, ग्रेट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है उसका एक नेचुरल हैबिटाट है इंडियन डेजर्ट नेशनल पार्क। देखो डेजर्ट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड वेस्ट इंडियन स्टेट्स राजस्थान एंड स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया। ठीक है, नॉर्मली देखें तो ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं होता है नेशनल पार्क में, बट मेनी विलेजर्स लिव इनसाइड द डेजर्ट नेशनल पार्क। ठीक है, जो थार डेजर्ट हार्बर है इज वाइडली एरिया ऑफ फ्लोरा अगर फाउना हो गया, इट इज ओनली प्लेस वेयर राजस्थान स्टेट बर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आर नेचुरली फाउंड। ठीक है, ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नेचुरली मिलते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ था, देयर इज नो ह्यूमन हैबिटाट इनसाइड द पार्क। अगर देखिए तो नेशनल पार्क में क्या होता है कि जनरली हम देखते हैं प्रीवियस स्लाइड्स में हमने देखा बहुत सारे PYQs इसमें सॉल्व किया कि जो नेशनल पार्क होता है ना वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं होती हैं। ठीक है, नेशनल पार्क में कंप्लीटली ह्यूमन एक्टिविटीज बैंड होती हैं, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, कुछ चीज़ें परमिटेड होती है बट उसके लिए आपको परमिशन लेना होता है। तो यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, देयर इज नो ह्यूमन, तो आप हो सकता है यहाँ पे इसको सही कर दूं, बट दिस इज रॉन्ग। ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वहाँ पे, बहुत सारे विलेजेस जो डेजर्ट नेशनल पार्क है वहाँ पे हैं। ठीक है,
देखो 14 नंबर क्या बोल रहा है, among the following tiger reserve which one has the largest area under critical tiger habitat। इनमें से कौन सा लार्जेस्ट एरिया है क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट, तो नागार्जुना सागर, सिसिसलम, ठीक है। जो नागार्जुना सागर है और सिरिसलम है, वो है क्या, क्रिटिकल लार्जेस्ट क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट, ठीक है। देखो नागार्जुना सागर सिसिसलम इट्स लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया, आप इसको देख सकते हो कहाँ पे है, 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरिया इज वेल नोन फॉर कंजर्वेशन ऑफ सब स्पीसीज ऑफ इंडियन स्वयं डियर दैट थ्राइव्स वेल ऑन हर्ड ग्राउंड एंड इन एक्सक्लूसिवली ग्रामिनोवोरस। बोल रहा है इनमें से कौन सा प्रोटेक्टेड एरिया है जो कि कंजर्व करता है जो सब स्पीसीज हैं किसके, इंडियन स्वयं डियर का, जो बारहसिंघा है बेसिकली उसके जो सब स्पीसीज है उसको कंजर्व करता है, जो किस पे बेसिकली थ्राइव करते हैं, जो ग्रासेज वगैरह रहते हैं उसको खाकर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा देखें तो स्टेटमेंट नंबर कौन सा सही होगा, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट हमारा सही है, कान्हा नेशनल पार्क, ठीक है। कान्हा नेशनल पार्क होगा यहाँ पे। कान्हा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, मंडा एंड जो बलगाड़ डिस्ट्रिक्ट है बेसिकली वहाँ पे, ठीक है। अगर देखें तो बारहसिंघा जो है ना वहाँ पे कहाँ कहाँ देखने को मिल सकते हैं, दुधवा नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क हुआ, पीलीभीत टाइगर रिजर्व यूपी में देखने को मिलते हैं। और इनका जो जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 उसमें अपेंडिक्स फर्स्ट में आते हैं, ठीक है। और ये क्या है, ये स्पीसीज है डियर के, हाँ, जो कि कहाँ कहाँ मिलते हैं, इंडिया एंड नेपाल में। और जो यहाँ पे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी देखने को मिलते थे बट वहाँ से इनकी पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोस्ट लाइकली प्लेस टू फाइंड फाइंड द मस्क डियर इन देयर नेचुरल हैबिटाट्स। नेशनल पार्क दे रखा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे रखा है, पूछ रहा है इनमें से कौन सा प्लेस है जहाँ पे हम मस्क डियर को नेचुरली हैबिटाट में पा सकते हैं, मतलब कहाँ पे इनका नेचुरल हैबिटाट है बेसिकली, कहाँ कहाँ है, आसकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है। ये सब देखो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, आपको उसको उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं आपको देखना होगा, ऐसे इसमें तुक्का उगा नहीं लग पाता, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। देखो जो अस्कोट मस्क डियर सेंचुरी है ना, क्रिएट किया गया था 1986 में, किसके लिए, जो मस्क डियर जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड था, हाँ, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। गंगोत्री नेशनल पार्क जो है फाउंड इन 1986 89 में, लोकेटेड इन उत्तरकाशी उत्तराखंड में, इन द भागीरथी रिवर अपर वाटर सेट, जो भागीरथी रिवर का अपर वाटर सेट है वहाँ पे बेसिकली ये स्टैब्लिश है, हाँ, उसको बनाया गया था 1989 में। ये भी कहीं ना कहीं जो मस्क डियर है उसके प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, विथ रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। द लीडर ऑफ एलिफेंट्स ग्रुप इज ए फीमेल। जो एलिफेंट ग्रुप होता है बेसिकली उसका जो लीडर होती है वो फीमेल होती है। द मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड कैन बी 22 मंथ्स। बोल रहा है कि जो एलिफेंट का मैक्सिमम गेस्टेशन पीरियड होता है वह 22 मंथ्स होता है। एंड एलिफेंट कैन नॉर्मली गो टू कीविंग till the age of 40 years only। Among the state in India highest elephant population is in Kerala। देखो केरला तो नहीं है, ये गलत है हमारा, ठीक है। तो ये गलत है, ये गलत है, ये दोनों सही है, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। आइए देखते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन को। द लीडर ऑफ ग्रुप इज द ओल्डेस्ट फीमेल, ठीक है। जो एलिफेंट में जो फीमेल होती है बेसिकली वह ग्रुप की लीडर होती है, जो कि जो हर्ड होता है उनका जो झुंड होता है उसको गाइड करती है, ठीक है, इन देयर सर्च ऑफ फूड एंड वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। फूड एंड वाटर रिसोर्सेज के जो सर्च में होती हैं बेसिकली, जो सर्च करती हैं फूड एंड वाटर को, उसमें जो फीमेल होती हैं, हाँ, जो कि ओल्डेस्ट होती हैं उनके द्वारा गाइड किया जाता है, ठीक है। गेस्टेशन पीरियड देखें तो लगभग 22 मंथ्स का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला, विथ रेफरेंस टू इंडियन बायोडाइवर्सिटी सिलोन फ्रॉग माउथ कॉपर स्मिथ बारबेट ग्रे चिनेट मिनीवेट व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट। यह क्या है, किससे सिचुएटेड है, देखो ये सारे बर्ड्स हैं, ये सारे बर्ड्स के स्पीसीज हैं, ठीक है। ये सब बर्ड्स के कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे काफ़ी डिटेल वे में आप यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, आप इसको देख सकते हो। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। तो हमारा 2020 तक का खत्म हो गया, ठीक है। 2021 22 23 हम एक पार्ट में लाएंगे, तो मतलब एक पार्ट बस बचा है, कल इसको पूरा खत्म कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू गाइज।